हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 23 जो कि है एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम। तो इसमें पहले एम्प्लॉयज फीडबैक के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। एम्प्लॉय फीडबैक क्या है? तो satisfaction of employees at workplace is considered an important parameter for achieving organizational objectives। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है, इसको देखने के लिए जो हम लोग पैरामीटर्स जो लेते हैं उसी को हम लोग एम्प्लॉयज फीडबैक कहते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Progressive organizations always try to get the regular feedback from the employee on various human resource management aspects। जो भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो अच्छा काम कर रही होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का फीडबैक जो है वो रेगुलरली लेती हैं। तो ये जो फीडबैक लेते हैं फ्रेंड्स, ये फॉर्मली लेते हैं या इनफॉर्मली लेते हैं। तो जो फॉर्मली होता है, एट फॉर्मल लेवल द इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक इज गैदर्ड थ्रू वेल डिजाइंड क्वेश्चनियर, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सजेशंस, स्कीम्स etc। तो ये किसी एक तरह के क्वेश्चनियर्स के द्वारा लिया जाता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू लेते हैं, या फिर कोई सजेशन, एम्प्लॉय सजेशन स्कीम्स वगैरह आती है तो उसके थ्रू लिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मली जो है वो फॉर्मली टाइप हो गया। और इनफॉर्मल टाइप में हम लोग कैसे लेते हैं? इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गैदर्ड थ्रू डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स, observations of managers and superiors based on the behavior pattern of the employee। तो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कशन करके या फिर मैनेजर या सुपीरियर्स का कोई ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, तो उसके थ्रू जो डेटा गैदर किया जाता है उसको इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अनएक्सपेक्टेडली आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर क्विट कर रहा है, तो इस तरीके के जो इंटरव्यू होते हैं वो मैनेजमेंट को क्लू प्रोवाइड करते हैं ये समझने के लिए कि एम्प्लॉयज़ के जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अपनी जो पर्सनल पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लाने हैं, क्या क्या उनको चेंजेस लाने हैं और कहाँ पे उनकी कमी हो रही है, उसको वैसे एसेस कर सकते थे। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच सर्वे इज दैट हाउ इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग इट्स पीपल। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इस तरीके के जो सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं उनका क्या इफेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है कि वो अपने लोगों को कैसे मैनेज कर सकती है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक मेथड दिया हुआ है कि फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वे। तो चलिए देखते हैं फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वे क्या है। इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मेजरिंग एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके यहाँ किस तरीके का इन्वायरमेंट है उसको मेजर करना ही आपका क्लाइमेट सर्वे है। ऑल्दो क्लाइमेट इज यूजुअली मेजर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एज ए होल, स्कोर्स आर टिपिकली एनालाइज डिपार्टमेंट और डिवीजन वाइज। ये जो आपका क्लाइमेट सर्वे होगा ये एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन वो मेजर करेंगे, लेकिन जो स्कोर्स होंगी वो डिपार्टमेंट वाइज या डिवीजन वाइज एनालाइज की जाती हैं, so that the management can assess the climate in different units and compare them with other units। तो अलग अलग यूनिट के आप उसको अलग से एसेस कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए इनको अलग अलग स्कोर किया जाता था। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट होती है दे ऑर्डिनरली कोऑर्डिनेट्स द इंटायर एक्सरसाइज। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये कौन करता है? ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स करती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। The results of the survey are presented to the top management by the HR department and the view of the departmental heads, units heads are obtained to analyze the position and finding out viable solution for improvement। तो जो भी रिजल्ट जो इस तरीके के सर्वे से आती है उसको टॉप मैनेजमेंट को, जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, वो उनको प्रेजेंट करते हैं और इनसे जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं उनके जो भी व्यू ऑब्टेंड होते हैं
उसी को ही एनालाइज किया जाता है और एक वाइबल सॉल्यूशन जो है इम्प्रूवमेंट के लिए उसको डिसाइड किया जाता है। अभी यहाँ पे दे रहा है कि कवरेज ऑफ टिपिकल सर्वे कैन बी एज फॉलोज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्लाइमेट सर्वे होती है वो किस किस बेसिस पे हो सकती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 9 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसके ऊपर आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसीड्योर्स कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, डेलीगेशंस हैं, अथॉरिटी हैं, तो वो इम्प्लॉयज़ को किसी ग्रुप में किस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उसको वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग योर ओन बॉस, क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एंड पीयर्स। मतलब हर किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि सुपीरियर्स को क्या काम करने हैं, सबऑर्डिनेट्स को क्या करने हैं, पीयर्स को क्या काम करने हैं। तो इसके लिए भी सर्वे कंडक्ट करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। फिर है रिवॉर्ड। फीलिंग ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर ए जॉब डन वेल, परसेप्शंस अबाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, परसेप्शन अबाउट पे एंड प्रमोशन। कि किसी भी कंपनी में या किसी जॉब में किस तरीके के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, किस तरीके के पनिशमेंट मिल रहे हैं, ये भी इसको भी एसेस करना जरूरी होता है। फिर है रिस्क। किसी भी जॉब में कोई जॉब कितना चैलेंजिंग है, वहाँ पे कितना रिस्क है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए सर्वे की ज़रूरत होती है। फिर है वार्मथ। वार्मथ मतलब कि किसी भी टीम में काम करने का कितना जोश है वो देखने के लिए। यहाँ पे देखिए दिया हो रहा है द जनरल फीलिंग ऑफ फेलोशिप दैट प्रिवेल्स इन द वर्क ग्रुप एटमोसफियर। मतलब किसी भी वर्क ग्रुप में आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें काम करने का कितना जोश है। फिर है सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? हेल्पफुलनेस ऑफ मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज इन द ग्रुप। मतलब मैनेजर और अदर एम्प्लॉयज जो है उनके बीच में वो लोग एक दूसरे को कितना हेल्प करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, उसको भी आप सर्वे कर सकते हैं। फिर है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी गोल्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी जॉब में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो कितने इम्प्लिसिट हैं या कितनी एक्सप्लिसिट है। मतलब आपको उसमें कितनी पारदर्शिता दिखाई दे रही है या कुछ उसमें कुछ छुपाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड्स में आएंगी। फिर है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब कि वहाँ पे जो भी मैनेजर या वर्कमैन हैं वो एक दूसरे के ओपिनियंस को कितना सुनते हैं, कहीं उनमें कोई कन्फ्लिक्ट से राइज तो नहीं हो रहा है, और वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस के जो प्रोसेस हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है कि नहीं उनके व्यूज़ को बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। फिर लास्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी जो वैल्यू है वर्क ग्रुप में और उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वहाँ पे महत्व दिया जा रहा है कि या नहीं दिया जा रहा है, इसको भी आइडेंटिटी में देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन सिस्टम। तो द प्राइम मोटिव ऑफ ए पर्सन टू टेक अप ए जॉब इज टू मीट हिज बेसिक नीड्स फर्स्ट। ये हमने पहले भी देखा है फ्रेंड्स कि कोई भी पर्सन जो है जॉब को करने के लिए सबसे पहले मोटिवेट इसलिए होता है क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड्स को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहता है। द बेसिक गोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और कंपनसेशन एंड परफॉर्म वेल टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अदर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो बेसिक गोल होता है वो क्या होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फैक्ट्री जो है एक सेटिस्फैक्ट्री वेज अर्न करे या कंपनसेशन अर्न करे, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइज किया जाए और उसको अदर फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल जो बेनिफिट होता है रिवॉर्ड के रूप में वो उसको मिले। फिर इसमें बोल रहा है कि द कंपनसेशन शुड बी सच दैट इट कंटिन्यूअली अट्रैक्ट्स टैलेंट, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन पावर। अब आपका कंपनसेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना चाहिए कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि लोग जो टैलेंटेड पीपल हैं उनको लगे कि हमारा जितना टैलेंट है हमें उसके हिसाब से कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मूव करेंगे जहाँ पे कि उनको लगता है कि उनके हिसाब से वहाँ का कंपनसेशन जो है वो सही है। तो इस तरह से अगर आप अपने कंपनसेशन को अगर सही बना के रखते हैं, अट्रैक्टिव बना के रखते हैं, तो आप अपने एग्जिस्टिंग मैन पावर को रिटेन करके रख सकते हैं और ये जो है वो उनको उनका बेस्ट देने के लिए भी मोटिवेट करेगा। अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक फ्रेंड्स वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनसेशन।
तो टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन जो है, यहाँ पे कॉम्पनसेशन को मेनली मनी और या रिन्यूमरेशन से डिनोट किया जा रहा है, जो कि किसी भी वर्क प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो कॉम्पनसेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट वुड इंक्लूड वेजेज और सैलरी, बोनस, कैश अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। तो इस तरह के जो जॉब है जहाँ पे कि टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन मिलते हैं, उसको यहाँ पे 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। वो चारों ग्रुप क्या है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्स में आता है तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल में आपका टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट है। तो उसको जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उसको रिम्यूनरेशन कहते हैं। सुपरवाइजरी कोई है उसको अगर मिलता है तो उसको सैलरी बोलेंगे। क्लेरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसको भी सैलरी बोलेंगे। और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या हाईली स्किल्ड लोगों को अगर मिलेगा तो उसको हम लोग वेजेस कहेंगे। तो कॉम्पनसेशन कुड बी पेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ए टीम और ग्रुप फॉर सर्टेन मेजरेबल रिजल्ट्स। कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल को जब किसी टीम या ग्रुप में कोई एक मेजरेबल रिजल्ट अगर उसने दिया हो तो उसको उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कंपनसेशन बेस। यहाँ पे जो बेसिस फॉर फैक्टर्स फॉर कंपनसेशन दिया हुआ है, जिसके लिए मतलब जिस बेसिस पे आप कंपनसेशन को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें 3 मेन है। पहला है कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है मार्केट सिचुएशन और प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, और तीसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स है फ्रेंड कि द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स इन टर्न विल डिपेंड्स ऑन इन कैपेसिटी टू पे, कि कोई भी कंपनी जो है कंपनसेशन को किस बेसिस पे करेगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है पे करने की। एंड इट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से वो उसको डिसाइड करेगी। फिर नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन जो है यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, तो उनकी मार्केट में डिमांड और वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मार्केट सिचुएशन जिस तरीके से रहेगी, इस तरीके के एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए या उनको रिक्रूट करने के लिए, तो आपको उस मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे ही आपका कॉम्पनसेशन जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा या डिराइव करना पड़ेगा। तो उसको मार्केट सिचुएशन बेसिस पे आप कॉम्पनसेशन डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, उसमें इंटरनल फैक्टर क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू पे, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर, द मोटिवेशनल फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कंपनी की क्या कैपेसिटी है पे करने की, यूनियन की कितनी बार्गेनिंग पावर है, आपका अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर कितना है एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेशनल फैक्टर्स आपके क्या है, ये सारे इंटरनल फैक्टर हुए। और एक्सटर्नल फैक्टर है लेबर लॉज गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वेजेस, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिन्यूमरेशन ऑफ मैनेजर्स, डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट्स, compensation सर्विस, रिकमेंडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड पे कमीशन। तो ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जिसके बेसिस पे आप कंपनसेशन डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कंपनसेशन थ्योरीज। तो कंपनसेशन थ्योरीज जो है, इसमें जो मेनली कंसेप्ट दिए हुए हैं उसमें पहला कंसेप्ट है एडिक्वेसी ऑफ वेजेज। एडिक्वेसी ऑफ वेजेज का मतलब है कि इसमें ये 4 तरह के जो है वो कंसेप्ट दिए गए हैं किसी भी वेज को डिसाइड करने के लिए या कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए, जिसमें आपका पहला है मिनिमम वेजेज, दूसरा है लिविंग वेजेज, तीसरा है फेयर वेजेज, चौथा है नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज। तो मिनिमम वेजेज का मतलब क्या हो गया कि वेज लेवल टू सस्टेन दी वर्कर। लिविंग वेजेस कंसीडर्स द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स एंड इंश्योरेंस कवरेज। मिनिमम वेजेज में क्या है कि आपको किसी भी वर्कर को सस्टेन करने के लिए जिस लेवल की वेज की जरूरत होती है वो मिनिमम वेज में आएगी। लिविंग वेज में आपका जो एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स है और आपका इंश्योरेंस कवरेज है, अगर वो उसमें आपको मिलता है तो वो लिविंग वेजेज होती है। फेयर वेजेज में आपका आएगा मिनिमम वेज एंड द वन विच कुड बी डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे बट कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, प्रिवेलिंग रेट्स, इकोनॉमिक सिनेरियो।
कि मिनिमम वेज जो कि एक पर्सन जो है वो डिटरमाइन करता है अपने आप के लिए, और एक कंपनी जो है उसकी क्या कैपेसिटी है पे करने की, तो उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर कंपनी उसको पे कर रही है तो दैट इज अ फेयर वेजेस। फिर चौथा है नीड बेस्ड मिनिमम वेज। नीड बेस्ड मिनिमम वेज आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर। जो ह्यूमन वर्कर की जो मिनिमम नीड्स है अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो आपका नीड बेस्ड मिनिमम वेज होता है। अब नेक्स्ट जो कंपनसेशन थ्योरी है वो है सोसाइटल कंसिडरेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है कि द कंपनसेशन लेवल्स विल मोर और लेस टेंड टू बी एट पार फॉर द कंपेरेबल वर्क। कोई किसी भी जो जॉब है उसका जो कंपनसेशन लेवल है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये उस वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द कंपनसेशन लेवल। जो मार्केट फोर्स होती है वही कंपनसेशन लेवल को डिटरमाइन करती हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके लिए बहुत सारे जो इरेशनली लो वेजेस जो नियम कानून बनाए गए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें मेनली जो 4 लॉ हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी लॉ कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स एग्जाम्स में, तो इसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा। इसमें पहला जो है वो है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और सबसे लास्ट में है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये चारों का काम क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो है ये इसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो रेगुलर इंटरवल्स पे की जाएगी, और आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ वेज डिसाइड किया गया है कि उससे कम आप किसी को वेज नहीं दे सकते। अगर आप किसी को काम पे रखते हैं तो कम से कम इतना वेज तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसमें आपको ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जो है वो प्रॉफिट या लॉस करती है तो उसको उस प्रॉफिट या लॉस में जो है उस अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज के साथ उसको शेयर करना होगा, और उनको बोनस के रूप में कुछ पेमेंट जो है देना होगा। और उसके बाद जो आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि मेन और वुमेन दोनों वर्कर के लिए जो है इक्वल रिम्यूनरेशन देने का उसमें कहा गया है। तो ये हमारे 4 एक्ट हैं जो कि कंपनसेशन थ्योरीज में आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन जो है दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनसेशन पैकेज। किसी भी कंपनसेशन पैकेज को उसका लेवल डिटरमाइन करने में ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है। साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन विल इंश्योर पैरिटी ऑफ कंपनसेशन लेवल्स फॉर सिमिलर और इक्वल जॉब। It also helps distinguish job in the level of complexity, skills required, the risk involved, handling compensation accordingly. ये क्या चीज़ में हेल्प करता है फ्रेंड? जैसे 2 या 1 जैसे कुछ अगर जॉब है तो उनमें आप इवेलुएट कर सकते हैं कि उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या स्किल्स है और कितने रिस्क इन्वॉल्व है, और उसके कंपैरिजन में आपको किस तरीके का कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो उसके लिए जॉब इवेल्युएशन जो है वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जॉब एवेल्यूएशन के? इसमें है कि टू डिटरमाइन द कंपनसेशन रेट्स। पहले आपको कंपनसेशन रेट्स डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपका जो लिंक पे है जो आपको जॉब के साथ मिल रहा है उसको आपको जो पे मिल रहा है, जो पे है और जो जॉब है, मतलब कौन से जॉब में आपको कितनी पेमेंट मिल रही है, आपको उसको उसके साथ लिंक करना है। टू प्रोवाइड फॉर पे डिफरेंशियल टेकिंग इनटू अकाउंट स्किल एफर्ट हैजर्ड्स रिक्वायर्ड इन ईच जॉब। उसके बाद उस आपको जो अलग से अगर कुछ स्किल्स है, कोई एफर्ट है, कोई हैजर्ड है, कोई हर जॉब में अलग अलग तरह के जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे अगर पे में कुछ डिफरेंशिएशंस है तो उसको आपको लेना है। देन टू इस्टेब्लिश ए कंपनसेशन स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है इस्टेब्लिश करना है। तो द प्रोसेस इंक्लूड जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये प्रोसेस जो है फ्रेंड ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके होता है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज रिवॉर्ड लिंक टू परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड लिंक टू परफॉर्मेंस क्या है? कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन लिंक टू परफॉर्मेंस, मतलब जो जैसा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसमें भी 3 तरह के दिए गए हैं। पहला है फिक्स्ड, दूसरा है टोटली वेरिएबल एंड तीसरा है मिक्स्ड। तो जो
हायर द लेवल ऑफ स्किल्स हायर द लेवल ऑफ कंपनसेशन। अगर परफॉर्मेंस से आपका जो रिवॉर्ड है वो लिंक रहेगा तो आपका जो स्किल्स है हायर होगा तो आपका कंपनसेशन का लेवल भी हायर होगा। मोटिवेट्स द हाई परफॉर्मर बट ऑल्सो मोटिवेट्स अदर एंड देयर परफॉर्मेंस लेवल विल गो अप। ये जो आपका परफॉर्मेंस है इसमें तो जो हाई परफॉर्मर है उनको तो मोटिवेट करना ही होता है और जो लेस परफॉर्मर है उनको भी दूसरों की तरह परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना होता है। तो ये जो तीनों टाइप हमने देखे, फिक्स्ड, टोटली, वेरिएबल एंड मिक्स, इसको देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। फिक्स्ड लेवल में क्या है कि द कंपनसेशन इज फिक्स्ड फॉर वेरियस जॉब। अलग अलग जॉब के लिए जो है फिक्स्ड कंपनसेशन डिसाइड किए जाते हैं। क्रिएटिंग ए लो लेवल ऑफ मोटिवेशन। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये लो लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करता है और हाई परफॉर्मर को मीडियोकर परफॉर्मर में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल लेवल में क्या है, इट डिसाइड्स द कंपनसेशन सोनली ऑन द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये जो है ये टोटली एकदम परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है वेरिएबल लेवल। दिस थ्योरी इंड्यूसेस अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो पुट्स अनड्यू प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अंडर ऑल कंडीशन। इससे क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है, लेकिन ये एक तरह से एम्प्लॉय के ऊपर अधिक से अधिक प्रेशर डालता है उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए अंडर एवरी काइंड ऑफ कंडीशंस। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। अभी नेक्स्ट जो है मिक्स्ड कंपनसेशन लेवल है। मिक्स्ड कंपनसेशन लेवल का क्या है कि ये जो हमारे दोनों ऊपर के जो टाइप्स थे फिक्स्ड और वेरिएबल लेवल, ये उसके ड्रॉबैक को दूर करता है। इसमें क्या है कि एक फिक्स्ड लेवल ऑफ कंपनसेशन तो एश्योर किया ही जाता है, प्लस में आपको एडिशनल कंपनसेशन मिलता है अपन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप अच्छा कुछ परफॉर्मेंस करते हो तो आपको एडिशनल कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट है कंपनसेशन स्ट्रक्चर। कंपनसेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है कि वेज स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करता है। बेसिक पे होता है, आपके सैलरी में डीए होता है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड होता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अगर किसी ने अकोमोडेशन नहीं ले रखा है तो उसको एचआरए मिलता है। फिर सीसीए मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये जो लोग शहरों में रहते हैं मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं ये उनको मिलता है। कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। बट देयर हैज़ बीन अ न्यू ट्रेंड इन कीपिंग द स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। मेनी कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स व्हाट इज नोन एज कैफेटेरिया और मेनू ऑप्शन टू देयर एम्प्लॉयज। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम में आता है कि कैफेटेरिया और मेनू टर्म्स क्या है। तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर्स में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो खुद से डिसाइड करते हैं कि उनका जो बेसिक सैलरी है वो कितना होना चाहिए, उनका जो एचआरए है कितना होना चाहिए, लेकिन ये जो उनका डिसीजन है ये ओवरऑल पैकेज में उनका इंक्लूडेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरीके का प्रैक्टिस है कंपनसेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का। तो पहले क्या था फ्रेंड्स कि कोई भी यूनियन एसोसिएशन या कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो कि आपकी सैलरी को निगोशिएशन या डिस्कशन करने के बाद फिक्स किया जाए। लेकिन जब ट्रेड यूनियन आई, मूवमेंट टेकिंग शेप इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, सैलरी जो है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन दी ओनली क्राइटेरिया ऑफ कैपेसिटी टू पे। उस वक्त फिर बात आई कि बैंक जो है वो सिर्फ कैपेसिटी टू पे के ऊपर सैलरी नहीं पे कर सकती है। तो एक शास्त्री अवार्ड एंड द देसाई अवार्ड उस टाइम पे एग्जाम्पल थे। ये फ्रेंड्स आपको आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिलेगा। ये यूनियन में थे जब यूनियन का जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसमें इसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो पार्टीज थे जिनको सैलरी जो पे करती है बैंक, उसके ऊपर काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए थे और ट्रिब्यूनल्स ने उसके ऊपर डिसाइड किया था कि जो बैंकों में फिक्सेशन ऑफ सैलरी जो है वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू सेटलमेंट्स के थ्रू फिक्स की जाएगी। तो वही 1966 में जो वेजेस रिवीजन जो होने लगे वो बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स के थ्रू होते थे। तो ये कैसे होते हैं, बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड देयर वर्कमैन रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इन द इंडस्ट्री। मतलब बैंक के मैनेजमेंट की ओर से वहाँ IBA रहती थी और यूनियन के जो अलग अलग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उनके वर्कमैन वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। और ये दोनों साइड के लोग मिलके जो हमारा बाईपार्टाइट सेटलमेंट है उसमें हमें क्या वेजेस मिलनी चाहिए उसको डिसाइड किया जाता था।
और अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। द सेटलमेंट इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द सेटलमेंट पीरियड इज फॉर 5 ईयर्स। तो अभी हमारा जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पीरियड है वो 5 ईयर्स है। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस फॉर ऑल द बैंक्स विच आर द मेंबर ऑफ IBA। तो IBA के जितने भी बैंक मेंबर्स हैं वो सब इस सेटलमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी करेंटली जो है अभी एक डिबेट चल रहा है प्रपोजिंग दैट ईच बैंक शुड हैव फ्रीडम टू डिसाइड इट्स कंपनसेशन पैकेज एज द कैपेसिटी टू पे डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब अभी चूंकि हर बैंकों की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, कोई प्रॉफिटेबल बैंक है, कोई लॉस मेकिंग बैंक है। तो अभी ये डिबेट चल रहा है कि मतलब हर बैंक जो है उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कंपनसेशन पैकेज जो है वो इसके कैपेसिटी टू पे के ऊपर डिसाइड करे। और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज इन फेवर इज दैट बैंक्स वुड आल्सो लाइक टू हैव फ्रीडम इन डिजाइनिंग सर्टेन पॉलिसीज। मतलब बैंक जो है एक ऐसी बैंक को एक फ्रीडम होना चाहिए कि वो ऐसी कंपनसेशन पॉलिसी डिजाइन करे जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड हो। मतलब जो हाई परफॉर्मर होंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और जो अच्छे परफॉर्मर नहीं होंगे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस तो बेटर होगी ही, गुड परफॉर्मर्स जो है वो मोटिवेट होंगे और इससे बैंक की जो जनरल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल और आप हमारे वीडियो को थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।